गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कॉन्टिन्यूटी का पहला लेक्चर बेसिक लेक्चर था। कहा था ज्यादा थ्योरी इसमें है नहीं, ज्यादा कुछ है नहीं। आज जो थ्योरी बची है उसको खत्म करेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम्स भी हमारी ज्यादा से ज्यादा हो पाए। फिर डिफरेंशिएबिलिटी को शुरू करेंगे। उसके बाद जो कंबाइंड प्रॉब्लम्स है डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी के बाद वो कॉन्टिन्यूड होगी। सही है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था भैया, आपको याद करो, याद। फोर्थ पॉइंट, 4 पॉइंट्स पढ़ाए थे। रैशनल फंक्शंस के बारे में, पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में और कॉन्टिन्यूटी के बेसिक फंडास, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, उस टाइप की कॉन्टिन्यूटीज के बारे में आपको मैंने पॉइंट्स के बारे में जिक्र किया था। सही है, तो आज भाई अगला 5th पॉइंट से शुरू करते हैं जो कि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स बनते हैं। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इस पॉइंट के ऊपर बनते हैं। Continuity where the gent function and fractional function is involved. Continuity where the gent function and fractional functions are involved. Like this, you have some certain function. Suppose hx is equal to greatest integer gx, or you have kind of fractional part of gx. Where gent, and you are talking about the continuity of this hx, where gent and fractional part of functions are involved. Continuity of hx is doubtful at those points where gx is an integer. Continuity of hx, अगर हम इस फंक्शन के बारे में बात करें तो continuity of hx is doubtful at those points where gx is an integer. ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो फंक्शन होगा या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के अंदर जो फंक्शन होगा उसकी कॉन्टिन्यूटी डाउटफुल होगी उन पॉइंट्स के ऊपर जहां पे वो एक इंटीजर बनेगा। डाउटफुल क्यों कह रहा हूं, 100% श्योर नहीं है। वो पॉइंट्स डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू डिफाइन सिंपल एफ एक्स दैट इज इक्वल टू जेंट एक्स। सही है, तो हमें पता है भाई इसका जेंट एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। ऐसा स्टेप अप ग्राफ होता है, 0 1 2 3 ऐसे, और नेगेटिव में भी अगर जाओगे तो कुछ इस तरीके से नीचे आता है, स्टेप अप ग्राफ। This function fx, it is discontinuous for all x belongs to I or z for integers। बाकी हर जगह पे कॉन्टिन्यूस है। x इक्वल टू हाफ की बात करोगे कॉन्टिन्यूस है, 2/3 की बात करोगे कॉन्टिन्यूस है, 1 के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इस फंक्शंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो कॉन्टिन्यूटी का सवाल ही नहीं उठता। सही है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इधर से ये ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, सिंपल फंक्शन। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिया तब भी ग्राफ ऐसा बनता है। जीरो 1 2 3, again a discontinuous functions for all integers। डाउटफुल की कहानी क्यों बोली, ये तो सिंपल फंक्शंस हैं आपके, बेसिकली मैं कहूं कि हर इंटीजर पे डिसकंटीन्यूअस है। बट इफ वी डिफाइन fx is equal to, suppose I define gent of x square and I ask
टू चेक द कंटिन्यूटी एट पॉइंट x इक्वल टू 0, ये भी इंटीजर है, एट पॉइंट x इक्वल टू 0। अब देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस जेंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितनी आएगी, 0। 0 से थोड़ी सी बड़ी होगी, उसका जेंट भी 0 हो गया। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस जेंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 0 माइनस का मतलब माइनस ऑफ 0 पॉइंट समथिंग। अब उसका स्क्वायर करोगे तो वो 0 के पॉजिटिव साइड में पहुंच जाएगा, फिर से आंसर 0। अगर सिर्फ x होता फिर आंसर -1 आ जाता। उसके बाद लिमिट नहीं, अब ये 0 आ गया तो लिमिट हम यहां पे कहेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, जेंट x तो एग्जिस्ट नहीं करती, बट ये तो आंसर 0 आ गया, और ये आंसर हमारा f ऑफ 0 का है। यही कंडीशन थी कॉन्टिन्यूटी की। तो x इक्वल टू 0 के ऊपर फंक्शन इंटीजर हो रहा है, बट स्टिल द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, hence we will check the discontinuity at those points where this gx is a integer। सही है, बस जैसे जेंट एक्स आया, अब ये 0 के ऊपर तो वो है, पर आप अगर इसको 1 के ऊपर चेक करोगे, लेट्स सपोज यू चेक इट एट 1 and if you take limit x approaches to 1 positive gent of x square you will get 1, but if you take limit x approaches to 1 negative gent of x square you will get 0। सही है, 0 पॉइंट समथिंग दैट इज 0। 1 के ऊपर ये डिसकंटीन्यूअस है तो चेक करना पड़ेगा। सही है, कायदे से विद प्रैक्टिस आपको थोड़ा सा पता लगना शुरू हो जाएगा, वो विद प्रैक्टिस पता लगना शुरू होगा कि किस पॉइंट के ऊपर हमें चेक करना चाहिए। क्लियर, तो डाउटफुल बस वहीं पे होगा, रेस्ट एवरी जगह पे जहां पे ये इंटीजर नहीं होगा, ये फंक्शंस आपके कॉन्टिन्यूअस रहेंगे, वहां पे चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं। जहां पे जीएक्स इंटीजर नहीं होगा वहां पे चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कॉन्टिन्यूटी में जेंट फ्रैक्शनल पार्ट और सिग्नम के ऊपर बनते हैं, जेंट फ्रैक्शनल पार्ट और सिग्नम, जो कि मेरा अगला पॉइंट है, 6th पॉइंट, फंक्शन वेयर signum function is involved, that is my 6th point। 6th point, सपोज कोई hx है, that is signum of fx, continuity of hx is doubtful at those points where fx is equal to 0। सिग्नम के अंदर का पार्ट 0 हो, वहां पे कॉन्टिन्यूटी आपकी डाउटफुल है, श्योर नहीं है। फॉर एग्जांपल टॉकिंग अबाउट fx is equal to signum of mod x। For example, talking about fx is equal to signum of mod x, या signum of x ले लो, signum of x ले लो, सही है, signum of x लिया, this is discontinuous, ये आप निकाल सकते हो क्योंकि सिग्नम ऑफ 0 0 है, 0 के प्लस साइड में 1 हो जाएगा, या तो लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती और वैल्यू भी कुछ डिफरेंट है, अगर आप इसकी बात करोगे fx इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ मॉड x की, यहां भी कोई टेंशन नहीं है, यहां भी हमारे पास कॉन्टिन्यूटी डाउटफुल है, कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट नहीं करती, कॉन्टिन्यूटी डज नॉट एग्जिस्ट, कोई टेंशन नहीं है, कॉन्टिन्यूटी डज नॉट एग्जिस्ट। सही है, जैसे fx हो गया, fx इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ साइन ऑफ जेंट पाई, सिग्नम ऑफ जेंट x इंटू पाई और अंदर साइन। सही है, अब ये देखो, ये एक्चुअल में तो ये अगर इसकी बात करें, थोड़ा सा ढंग से लिख लो इसको, जैसे ये लिख दें,
इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बन रहा है, तो ये तो आइडली है ही कितना, जीरो, आइडली है ही कितना, जीरो। तो अंदर ना फंक्शन जीरो है, वो हमेशा ही जीरो है, क्योंकि एक्स को जो मर्जी डाल दो यहाँ पे हमेशा इंटीजर आएगा, और इंटीजर ऑफ पाई साइन क्या देगा, जीरो। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्नम ऑफ जीरो, एंड आंसर विल बी सी। ये कांस्टेंट फंक्शन है, यहां अंदर जीरो बना भी तब भी ये डिसकंटीन्यूअस आपका, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस आपका बन गया, कोई दिक्कत नहीं, डिसकंटीन्यूअस नहीं हुआ। तो आप सिग्नम का थोड़ा सा देखोगे, जहां पे ये आपका डाउटफुल कहां पे है, जहां पे एफ एक्स आपका क्या होगा, जीरो होगा। ये मेरा सिग्नम का पॉइंट था यहाँ पे। क्लियर है, क्लियर। बस इतनी कहानी है कॉन्टिन्यूटी की, मतलब कि जहां पे हमें क्वेश्चंस वगैरह में चेक करना पड़ेगा कि कहां पे जेंट आ रहा है, कहां पे फ्रैक्शनल पार्ट है, कहां पे सिग्नम है। जेंट के अंदर लॉग भी आ सकता है, जेंट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आ सकते हैं, जेंट के अंदर सिग्नम भी आ सकता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, जेंट के अंदर इनवर्स भी आ सकता है, कोई टेंशन नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट चीजें यहां पे बन सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन मैंने फंक्शंस आपको क्वेश्चन में कैसा बना के दिया, उसके हिसाब से ही आपको डिसकंटिन्यूटी की कहानी चलेगी। थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी की जैसे एग्जांपल्स करेंगे, मोर एग्जांपल्स करेंगे, चीजें और क्लियर होंगी। एग्जांपल्स को शुरू करेंगे डिसकंटिन्यूटीज की, बट उससे पहले एक टॉपिक छोटा सा है, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज पढ़ लें। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज पढ़ लें कि टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज क्या क्या है, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज क्या क्या है मेरे पास। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज क्या क्या है, अब देखो भाई, एक आपके सामने मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं टू जज द रीजंस व्हाई द डिसकंटिन्यूटीज अकर्स। कोशिश करूंगा एक ही ग्राफ में सारा कुछ पूरा हो जाए, कोशिश करूंगा एक ही ग्राफ में सारा कुछ पूरा हो जाए, जैसे स्टार्टिंग में किया था। रीजंस फॉर डिसकंटिन्यूटीज एंड देन टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। रीजंस के हिसाब से हमारी टाइप्स बनेंगी, इन रीजंस के हिसाब से हमारी टाइप्स बनेंगी। जैसे देखो थोड़ा सा ग्राफ बनाते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, सही है। थोड़ा सा वो कर ले, 1 कैलिब्रेट कर दें इसको ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना आए, 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 के ऊपर वैल्यू 1, 1 के ऊपर वैल्यू 1, यहां पे ऐसे बन गया। फिर यहां वैल्यू ये आ गई, 2 के ऊपर हट गया ग्राफ, उसके बाद फिर यहाँ पे ग्राफ यहाँ चला गया, सही है। फिर उसके बाद लेट्स सी, ये बन गया, और ये -1 है, लेट्स सी ग्राफ, सही है। नाउ यू टेल मी where the points of discontinuities are there in this graph and what are the different reasons for these discontinuities. Then I will in the interval 1 to 6, obviously in the interval close interval 1 to 6 कोई टेंशन नहीं है, we will judge this graph in 1 to 6, we will judge this graph in 1 to 6। 1 के ऊपर लेफ्ट साइड में नहीं देखना, 6 के ऊपर, सॉरी 1 के लेफ्ट साइड में और 6 के राइट साइड में नहीं देखना। 1 to 6 में डिसकंटिन्यूटीज चेक करने के लिए क्या कुछ देखना, ओपन इंटरवल 1 to 6, 1 के ऊपर पॉजिटिव लिमिट और 6 के ऊपर नेगेटिव लिमिट, यही देखना। तो यहां पे देखो, यहां पे
डिसकंटिन्यूटी का रीजन क्या है? यहां पे डिसकंटिन्यूटी का रीजन क्या है? यहां पे डिसकंटिन्यूटी का रीजन ये है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 1। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इतना लिख दो। क्योंकि 1 के पॉजिटिव साइड में अगर देखें तो ग्राफ ऊपर चला गया, लिमिट 1 है, 1 के नेगेटिव साइड में ग्राफ यहां 0 है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करती इस ग्राफ की तो हम कहेंगे डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है। सही है। 2 के ऊपर डिसकंटिन्यूटी का क्या कारण है? 2 के ऊपर क्या कारण है? लिमिट एग्जिस्ट करती है, कोई टेंशन नहीं है, ग्राफ 2 के पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों जगह पे आंसर 1 देगा, आंसर 1 देगा, ऐसे अब लाइन सही है। बट एट x इक्वल टू 2 मिसिंग है, f ऑफ 2 इज मिसिंग, f of 2 is missing, therefore the function is not continuous at x equal to 2, that is discontinuous at x equal to 2। सही है, क्लियर? यहां पे ये कारण है। 3 के ऊपर डिसकंटिन्यूटी का क्या कारण है? 3 के ऊपर डिसकंटिन्यूटी का क्या कारण है? 3 के ऊपर देखो भी क्या कारण है, बोलो। फंक्शनल वैल्यू हमारे पास बेसिकली कहीं और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। F2 मिसिंग था, यहां F3 मिसिंग नहीं है। फंक्शनल वैल्यू इज नॉट इक्वल टू लिमिट। यहां पे आप क्या लिखोगे? F of 3 इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ लिमिट। जैसे यहां पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, बट यहां पे हम ये कह सकते हैं कि लिमिट आपकी फाइनाइट है। लिमिट आपकी फाइनाइट है, एक तरफ 0 है, एक तरफ 1 है, पर डज नॉट एग्जिस्ट है। एट x इक्वल टू 5, एट x इक्वल टू 5 के पॉजिटिव साइड में ग्राफ नीचे आ गया, नेगेटिव साइड में ग्राफ ऊपर चला गया। यहां भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बट यहां पे लिमिट क्या है? इनफाइनाइट। यहां पे लिमिट क्या है? इनफाइनाइट। वहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी बट फाइनाइट थी, यहां पे लिमिट इनफाइनाइट है। एक तरफ प्लस इन्फिनिटी है, दूसरी तरफ माइनस इन्फिनिटी है। एक तरफ प्लस इन्फिनिटी है, दूसरी तरफ माइनस इन्फिनिटी। सही है। F3 इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ लिमिट। लिमिट यहां पे डज नॉट एग्जिस्ट है, एक तरफ प्लस इन्फिनिटी, दूसरी तरफ माइनस इन्फिनिटी। क्लियर? एट x इक्वल टू 6 ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, x इक्वल टू 4 ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, कोई टेंशन। तो इस ग्राफ में मैंने आपको बताया डिफरेंट रीजंस। आप टॉपिक डाल के रीजंस फॉर डिसकंटिन्यूटीज ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते। अब इन रीजंस के हिसाब से कि F2 की वैल्यू मिसिंग है, F3 की वैल्यू, जैसे यहां पे देखो F2 की वैल्यू मिसिंग है, F3 की वैल्यू इक्वल नहीं है, इस हिसाब से मैं कॉन्टिन्यूटी को 2 पार्ट्स में ब्रेक करूंगा, रिमूवेबल टाइप एंड नॉन रिमूवेबल टाइप। जैसे अब मैं क्या करूं कि मैं कहूं कि इस फंक्शन में थोड़ा बहुत चेंज जो मेरे हाथ में है कि मैं क्या करूं ताकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए x इक्वल टू 2 के ऊपर। बिल्कुल हाथ में। मैं कह रहा हूं कि यहां x इक्वल टू 2 के ऊपर आप वैल्यू को डिफाइन कर दो कि x इक्वल टू 2 के ऊपर वैल्यू 1 है, ये ग्राफ 2 के ऊपर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इस 3 के ऊपर क्या करें? 3 के ऊपर मैं कह रहा हूं कि इस फंक्शन को दोबारा डिफाइन कर दो। 3 के ऊपर वैल्यू क्या डिफाइन कर दो? यहां पे डिफाइन कर दो, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ग्राफ सारा थोड़ी शिफ्ट करेंगे, लिमिट कैसे इक्वल होगी? लिमिट इक्वल नहीं हो सकती। सही है। तो इतना समझिए। उसके बाद हेडिंग डाल के एक टेबल बना के, मतलब एक ग्राफिकल व्यू में देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हमारे पास क्या क्या होती है। देखते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। इस फिगर को ध्यान में रखना, बस अपने इस डायग्राम को ध्यान में रखना और टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज का चक्कर देखते हैं है क्या। देखो
सबसे पहले इसी तरीके से एक डायग्राम बना, मतलब फ्लो चार्ट टाइप बना लेते हैं, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। सबसे पहले ये टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज दो हिस्सों में ब्रेक की जाती है, दैट इज रिमूवेबल टाइप, एंड सेकेंड वन इज नॉन रिमूवेबल टाइप। रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी एंड नॉन रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी, दो ऐसे क्रक्स है। रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी में कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? एक तो मिसिंग पॉइंट वाली थी F2 वाली, एक F3 वाली जो कि फंक्शनल वैल्यू कहीं और थी, उसको हम क्या नाम देंगे यहाँ पे? आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल टाइप में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? जो लिमिट वाली थी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, और जो लिमिट चाहे फाइनाइट थी चाहे इनफाइनाइट थी, एक और आएगी वो मैं आपको बताता हूं। रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी, नॉन रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल फर्दर दो हिस्सों में क्लासिफाइड है, मिसिंग पॉइंट एंड सेकेंड वन इज आइसोलेटेड पॉइंट। मिसिंग पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट। नॉन रिमूवेबल तीन तरीकों की आगे, फाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप एंड ऑसिलेटरी ये टाइप्स की आपकी डिसकंटिन्यूटीज है। मिसिंग पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, फाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप एंड ऑसिलेटरी टाइप। मिसिंग पॉइंट के नीचे क्या लिखोगे? F2 वाली डिसकंटिन्यूटी। ये बना लो, बस ये बना लो सिंपल ग्राफ। यहां पे ये आ गया, ये आ गया, x इक्वल टू, लिमिट बराबर है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट x इक्वल टू a के ऊपर फंक्शनल वैल्यू ही प्रेजेंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल में इसलिए आती है कि जो x इक्वल टू a के ऊपर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, रीडिफाइन कर दो फंक्शन को, वो x इक्वल टू a के ऊपर हमारी प्रेजेंट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सही है भाई, क्लियर? देखो आइसोलेटेड पॉइंट में ऐसी डिसकंटिन्यूटी, वैल्यू प्रेजेंट है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट वैल्यू फंक्शन की कहीं और जगह पे प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ये यहां पे ड्रॉ कर दो, आइसोलेटेड मिसिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं इनकी आपको एग्जांपल दूं, इफ आई लाइक दिस वन, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, सही? हर जगह पे ये कॉन्टिन्यूअस है, हर जगह पे ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, आपको पता है। fx क्या है बेसिकली? दिस इज इक्वल टू x माइनस 2, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। हर जगह पे fx कॉन्टिन्यूअस है, x इक्वल टू 2 डोमेन में नहीं है, इस वजह से x इक्वल टू 2 के ऊपर ग्राफ प्रेजेंट नहीं होगा, पर लिमिट x इक्वल टू 2 के ऊपर एग्जिस्ट करेगी। हम इसको कहेंगे, अगर हम इस फंक्शन को x इक्वल टू 2 के ऊपर ग्राफ ड्रॉ करें, तो अगर इस फंक्शन का अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू दिस वन, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? यू विल ड्रॉ द लाइन ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस 2, सिंपल, और x इक्वल टू 2 के ऊपर आप ग्राफ को मिसिंग शो कराओगे, x इक्वल टू 2 के ऊपर ग्राफ मिसिंग शो कराओगे, सही है? ये मिसिंग पॉइंट होगी। और आइसोलेटेड पॉइंट में अगर मैं इसी फंक्शन को रीडिफाइन कर दूं, मैं कह दूं कि ये वैल्यू x नॉट इक्वल टू 2 के लिए और x इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू है यहाँ पे सपोज 1, तो ये मान लो x इक्वल टू 2 हो गया, 2 के ऊपर वैल्यू वैसे यहाँ पे 4 आनी चाहिए थी, 2 प्लस 2 4, बट यहाँ डोमेन में नहीं है, x इक्वल टू 2 के ऊपर वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1 है, वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1 है, कोई दिक्कत नहीं, सही है? तो ये आइसोलेटेड पॉइंट में आ गया। अब ये कहते हैं कि रिमूवेबल टाइप इसको आप क्यों बोलते हो? क्योंकि हम इस फंक्शन को बड़े अच्छे तरीके से रीडिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं x इक्वल टू 2 के ऊपर यहाँ रीडिफाइन करके 1 की जगह वैल्यू को 4 डिफाइन कर दूं,
तो यहां पे इस ग्राफ को x इक्वल टू 2 के ऊपर कॉन्टिन्यूअस बनाया जा सकता है। सही है। तो मिसिंग पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट टाइप की अगर डिसकंटिन्यूटी है तो ग्राफ को वहां पे हम कॉन्टिन्यूअस बना सकते हैं बाय रीडिफाइनिंग द फंक्शन, बाय रीडिफाइनिंग द फंक्शन। ये आपकी बेसिकली रिमूवेबल टाइप। नॉन रिमूवेबल टाइप में फाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी में जो पिछला ग्राफ ड्रॉ किया x इक्वल टू 1, जहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही बट लिमिट की वैल्यूज दोनों तरफ फाइनाइट है, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट टाइप नॉन रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल टाइप की भी फाइनाइट टाइप। सही है। इसमें आप एग्जांपल कैसे ड्रॉ करोगे? मान लो ये ग्राफ है, यहां पे ये ग्राफ है, x इक्वल टू 2 के ऊपर या a के ऊपर यहां पे लिमिट सपोज करो L1 है, यहां पे लिमिट L2 है, यहां पे लिमिट L2 है। तो लिमिट दोनों तरफ से फाइनाइट आ रही है बट एग्जिस्ट नहीं कर रही, जिस वजह से ये नॉन रिमूवेबल टाइप में चला गया। मेरे हाथ में नहीं है कि फंक्शन को एक आधे पॉइंट पे चेंज करूं ताकि ये हमारा बेसिकली डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी यहां पे नहीं है। इस पार्ट को, ये डिफरेंस कितना है, मॉड ऑफ L2 माइनस L1, मॉड ऑफ L2 माइनस L1, जो कि लिमिट में डिफरेंस है। दिस टर्म इज कॉल्ड जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जितना लिमिट के अंदर डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जितना लिमिट के अंदर डिफरेंस है। सही, क्लियर हुई। इनफाइनाइट टाइप में x इक्वल टू 5 पे जो डिसकंटिन्यूटी, x इक्वल टू 5 पे इनफाइनाइट टाइप, जैसे tan x की डिसकंटिन्यूटी, tan x की डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू पाई बाय 2, एट x इक्वल टू पाई बाय 2। तो इस तरह का अगर आपका ग्राफ है, लिमिट ही जहां पे इनफाइनाइट हो जाए दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट टाइप। अब इनफाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी में वो सारे केसेस कवर होंगे, मतलब या तो दोनों लिमिट्स इनफाइनाइट हो सकती हैं या एक साइड की लिमिट इनफाइनाइट हो सकती है, एक की फाइनाइट हो सकती है। तो एक भी साइड की अगर लिमिट इनफाइनाइट हो गई, चाहे एलएचएल इनफाइनाइट हो गई, आरएचएल चाहे आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ड्रॉ करूं आपके सामने कोई ग्राफ इस टाइप का, जैसे ये मान लो यहां पे ये ग्राफ कुछ ऐसा ड्रॉ हो गया और आगे यहाँ पे ये फाइनाइट हो गया, ये वैल्यू फाइनाइट हो गई और ये चल। इस पॉइंट के ऊपर देखो, पॉजिटिव साइड में तो यहाँ पे फाइनाइट लिमिट है, नेगेटिव साइड में इनफाइनाइट लिमिट है। तो ऐसी भी टाइप आपकी इनफाइनाइट में जाएगी, ऐसी भी टाइप आपकी इनफाइनाइट में जाएगी। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सही है। ये फाइनाइट, ये इनफाइनाइट आप पिछले ग्राफ में भी मार्क कर सकते हो। और ऑसिलेटरी टाइप में अब क्या आएगा? ऑसिलेटरी टाइप, ऑसिलेटरी टाइप, नीचे जगह नहीं है इस वजह से। ऑसिलेटरी टाइप का मतलब है जैसे fx की वैल्यू हो आपकी साइन 1 बाई एक्स, लेट सपोज साइन 1 बाई एक्स, साइन 1 बाई एक्स। जैसे ये ग्राफ आप किसी भी ग्राफिकल कैलकुलेटर के ऊपर ड्रॉ करना, किसी भी ग्राफिकल कैलकुलेटर के ऊपर, लेट्स सपोज अगर मैं आपको ड्रॉ कर सकता हूं तो करूं आपके लिए ड्रॉ। तो अगर आप इस ग्राफ को किसी ग्राफिकल कैलकुलेटर के ऊपर ड्रॉ करते हैं साइन 1 बाय एक्स को, साइन 1 बाय एक्स को, लेट्स सपोज इफ आई कैन ड्रॉ एंड आई कैन शो यू साइन 1 डिवाइडेड बाय एक्स। सही है। मेरे सामने ये ग्राफ देखो, साइन 1 बाय एक्स का मैंने आपके सामने ये ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ को देखो जरा, इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ को देखो आप, देखो ऐसा ग्राफ है, थोड़ा थोड़ा आपको शो हो रहा होगा, थोड़ा थोड़ा शो हो रहा होगा। जीरो के ऊपर देखो ग्राफ कैसा है। थोड़ा सा मैं एम्पलीट्यूड बड़ा कर रहा हूं, थोड़ा सा एम्पलीट्यूड बड़ा कर रहा हूं, थोड़ा सा एम्पलीट्यूड यहां पे मैंने बड़ा किया ग्राफ का। एक मिनट, थोड़ा सा, एक मिनट भाई, लेट मी ड्रॉ इट अगेन।
साइन 1 डिवाइडेड बाय एक्स। देखो थोड़ा सा मैंने एम्पलीट्यूड यहां पे बड़ा किया, ये जीरो के ऊपर देखो, इस जीरो के ऊपर ग्राफ का एम्पलीट्यूड देखो आप, जीरो के ऊपर पता ही नहीं ग्राफ कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहा है। ग्राफ की वैल्यू पता है मैक्सिमम 1 हो सकती है, मिनिमम -1 हो सकती है, बट अगर हम जीरो के नेबरहुड में वैल्यू देखें, हमें नहीं पता लग रहा ग्राफ कहां पे है, बिटवीन -1 एंड 1 कैसे कैसे जंप कर रहा है, कैसे नहीं जंप कर रहा। बट ये श्योर है कि वैल्यू ग्राफ की -1 से 1 के बीच में है, बट हमें ये नहीं पता लग रहा कि ग्राफ की वैल्यू एग्जैक्टली है क्या। जीरो के आसपास ग्राफ की वैल्यू ऑसिलेट कर रही है बिटवीन सम फाइनाइट वैल्यूज, तो जब भी ये ऑसिलेट करेगी वैल्यूज, दैट कम्स अंडर ऑसिलेटरी टाइप, दैट इज योर fx इज इक्वल टू साइन 1 बाय x, fx is equal to sin 1 by x, that is your oscillatory type discontinuity। ये 5 डिसकंटिन्यूटीज आपके सामने कवर हुई, 5 डिसकंटिन्यूटीज आपकी ये आपके सामने कवर हुई। अब करते हैं स्टार्ट इनके ऊपर बेस के ऊपर क्वेश्चंस, और कंटिन्यूटी की थ्योरी ऑलमोस्ट खत्म है भाई। क्वेश्चंस देखते हैं और हम क्या करेंगे इसके बाद, वी विल सी द क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द कंटिन्यूटी, जितने भी क्वेश्चंस जिस टाइप के क्वेश्चंस हमारे यहां पे बनेंगे। लेट्स सी, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन भाई, सबसे पहला क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ड्रॉ द ग्राफ of fx is equal to 1 upon ln mod x and discuss the type of discontinuities in the function, and discuss the type of discontinuities in the function। Let's see, draw the graph of ln mod x। मैं इधर ln x का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, mod x का कोई दिक्कत नहीं, x ग्रेटर देन 0 के लिए बना लें, लेस देन 0 के लिए तो कॉपी करना है, लेस देन 0 के लिए तो कॉपी करना है। तो ये आपका y इक्वल टू ln x का ग्राफ है। इसको थोड़ा सा देखते हुए ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, y इज इक्वल टू ln 1 बाय ln mod x में, y इज इक्वल टू 1 बाय ln mod x में, इस ग्राफ को देखते हुए। सही है, देखो जीरो, इसमें अब डोमेन में जीरो तो है नहीं, जीरो भी नहीं है 1 भी नहीं है, क्योंकि ln 1 जीरो हो जाएगा और ln x अब डिनोमिनेटर में है, तो 1 भी आपका डोमेन से हट जाएगा। सही है, ये 1 को यहां पे डालते हैं। देखो ये ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ है, जैसे जैसे वैल्यू x की बढ़ रही है y की वैल्यू भी बढ़ रही है। अगर ये ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ है तो 100% ये ग्राफ डिक्रीजिंग बनेगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, जितनी वैल्यू डिनोमिनेटर की बड़ी होगी उतनी ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाएगी। जीरो के पॉजिटिव साइड में ये माइनस इन्फिनिटी है, जीरो के पॉजिटिव साइड में ये माइनस इन्फिनिटी ले रहा है। सही है, तो अब ये जीरो के पॉजिटिव साइड पे अगर ये माइनस इन्फिनिटी है, 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो ये यहां कहीं जीरो पे आएगा ग्राफ, यहां कहीं जीरो के ऊपर ओपन क्यों बनाया, क्योंकि जीरो डोमेन में नहीं है। अब देखो जब वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो ये जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में y नेगेटिव है, यानी ln x नेगेटिव है, इसका मतलब 1 अपॉन ln x भी नेगेटिव होगा। जब वैल्यू 1 के थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे है, तो वैल्यू 0 से थोड़ी कम है, अगर वैल्यू 0 से थोड़ी कम होगी तो 1 अपॉन 0 नेगेटिव विल बी माइनस इन्फिनिटी, 1 अपॉन 0 नेगेटिव विल बी माइनस इन्फिनिटी। ये ग्राफ आपका यहां पे ऐसा बन जाएगा। सही है,
मतलब ऐसे ऐसे डिक्रीज करेगा, जितनी वैल्यू 1 के पास जाएगी ऐसे बन जाएगा। सही है। अब 1 पॉजिटिव साइड में ln x आपका 0 प्लस हो गया, ln x आपका 0 प्लस हो गया। x इक्वल टू 1 के ऊपर तो ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो इसकी डोमेन में नहीं है। x को 1 डालोगे तो 0 हो जाएगा, वो डोमेन में नहीं है। तो 1 पॉजिटिव साइड में ये 0 प्लस हो गया। अगर 0 प्लस हो गया 1/0 प्लस इन्फिनिटी हो गया, और इन्फिनिटी पे जाके ये ग्राफ इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, यानी ये 0 को टेंड करेगा, यानी ये 0 को टेंड करेगा। तो ये ग्राफ आपका किसका बना? दिस ग्राफ इज ऑफ 1/ln x, 1/ln x। अब 1/ln x से 1/ln mod x की तरफ अगर जाना है, mod x की तरफ अगर जाना है, कुछ नहीं करना, इस ग्राफ की कॉपी मारनी है y एक्सिस में, कोई टेंशन नहीं है। तो ये -1 आ गया, इस ग्राफ की कॉपी ऐसे मार दी, और यहां पे ये दो काम हो गए आपके। एक तो आपको 1/ln x का ग्राफ ड्रॉ करना आ गया, 1/ln mod x का ग्राफ ड्रॉ करना आ गया। दूसरा हम इसमें टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज लिख देंगे, यानी अब यहाँ पे डिसकंटिन्यूटीज किस किस पॉइंट के ऊपर अक्कर कर रही है? इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, और इस पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट कौन सा है? +1। ये पॉइंट कौन सा? -1, और ये 0। सही है। किस किस तरह की डिसकंटिन्यूटी है? यहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कोई टेंशन नहीं है, वैल्यू मिसिंग है। तो ये किस टाइप में गई? रिमूवेबल टाइप, आरटी रिमूवेबल टाइप में मिसिंग पॉइंट, रिमूवेबल टाइप एमपी, रिमूवेबल टाइप मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल टाइप मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। सही है। 1 के प्लस और माइनस साइड में ग्राफ की लिमिट इनफाइनाइट है, तो ये कहां गई? नॉन रिमूवेबल टाइप में इनफाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप। ये भी कहां गई? -1 भी नॉन रिमूवेबल टाइप में इनफाइनाइट टाइप। ये भी नॉन रिमूवेबल टाइप, नॉन रिमूवेबल टाइप, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। यहां पे रिमूवेबल टाइप, दैट इज मिसिंग पॉइंट। सो वी हैव 3 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन दिस ग्राफ एंड दे आर क्लासिफाइड एज अंडर। छापो इसको, नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। छापो छापो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, क्वेश्चन लिखते हैं हम नेक्स्ट। Which of the following functions, which of the following functions have non-removable type discontinuity at x equal to 0? Which of the following functions have non-removable type discontinuity at x is equal to 0? fx is equal to 1/1 plus 2 की पावर 1 by x, fx is equal to tan inverse 1 by x, fx is equal to e की पावर 1 by x minus 1 upon e की पावर 1 by x plus 1. fx is equal to, we have 1 by 3, 1 plus 1 by 3, you see like this, 1 plus 1 by 3 sine of ln x का जेंट, साइन ऑफ ln x का जेंट
सही है। ई पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ मॉड साइन एक्स बाय एक्स, कॉस ऑफ मॉड साइन एक्स बाय एक्स। एफ पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड साइन एक्स बाय एक्स। जी पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन पाई बाय एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन पाई बाय एक्स। एच पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 2x। आई पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंट x माइनस 1 अपॉन x कोसेकेंट x, कोसेकेंट x माइनस 1 अपॉन x कोसेकेंट x। सॉल्व करो ये, जरा सॉल्व करो ये। Which of the following functions has non-removable type discontinuity at x equal to 0? इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अगर नहीं होगी नॉन रिमूवेबल टाइप तो देखेंगे फिर कहां पे जाएगी वैल्यू, किस टाइप में जाएगी। x इक्वल टू 0 लगभग किसी फंक्शन में हम कहें, डिसकंटिन्यूटी तो श्योर है क्योंकि किसी फंक्शन की डोमेन में x इक्वल टू 0 है ही नहीं। किसी भी फंक्शन की डोमेन में जैसे x डिनोमिनेटर में आ गया, जैसे ही x डिनोमिनेटर में आ गया, भले ही लिमिट एग्जिस्ट कर जाए बट डोमेन के अंदर से आपका 100% x इक्वल टू 0 हट गया। और अगर डोमेन के अंदर से आपका x इक्वल टू 0 हट गया तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी तो श्योर है क्योंकि f ऑफ 0 की वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करती। अब वो हो सकता है कि वो रिमूवेबल टाइप में चली जाए, वो नॉन रिमूवेबल में चली जाए, वो कहां जाएगी, यू हैव टू सी। तो आपको यहां पे लिमिट तो 100% चेक करनी पड़ेगी, x 0 पॉजिटिव साइड पे, 0 नेगेटिव साइड पे, फिर देख लेंगे। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन किसका बना, लिमिट का है। पूछ कहां पे रहे हैं, कंटिन्यूटी में। कहानी तो सारी लिमिट की है, कहानी सारी लिमिट की है, पूछ लो जहां मर्जी। सही है। देखो अब यहां पे इसको देखते हैं, 0 प्लस और 0 माइनस पे। 0 प्लस पे 1 अपॉन 0 प्लस, that will be 1 upon 0 plus is infinity and 2 की power infinity will be infinity, 1 upon infinity will be tending towards 0. 0 minus पे 1 upon 0 minus 2 की power minus infinity and 2 की power minus infinity will be 0, 2 की power minus infinity will be 0, that is 1 upon 1. सही, क्लियर, ये तो श्योर है। यानी ये तो आपका बेसिकली इनफाइनाइट टाइप में नहीं गया, इनफाइनाइट टाइप में नहीं गया, नॉन रिमूवेबल में जरूर गया। नॉन रिमूवेबल में भी तो 3 है, लिमिट जब एग्जिस्ट ना करे फाइनाइट हो, लिमिट जब एग्जिस्ट करे इनफाइनाइट हो, और ऑसिलेटरी टाइप, और ऑसिलेटरी टाइप। तो नॉन रिमूवेबल में भी आपने साथ साथ लिखना है कि कौन सी डिसकंटिन्यूटी में गया ये गया आपका नॉन रिमूवेबल में फाइनाइट टाइप में, नॉन रिमूवेबल की फाइनाइट टाइप में। और जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना हुआ, 1, डिफरेंस ऑफ द वैल्यू, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज 1, कोई टेंशन नहीं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। दूसरा 0 प्लस 0 माइनस, डोमेन में तो नहीं है भाई, 1 अपॉन 0 प्लस इन्फिनिटी, आंसर पाई बाय 2, 1 अपॉन 0 माइनस माइनस इन्फिनिटी, आंसर माइनस पाई बाय 2। जंप पाई टाइप फाइनाइट, जंप पाई टाइप फाइनाइट, ये तो लिमिट में क्वेश्चन कराया हुआ, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 0 प्लस एंड 0 माइनस में, 0 प्लस में 1 अपॉन 0 प्लस इन्फिनिटी, आंसर आएगा 1, और 0 माइनस में आंसर आएगा -1, कराया हुआ क्वेश्चन अभी लिमिट के अंदर। e टू द पावर 1 बाय x का स्पेशल बिहेवियर बताया था कि 0 प्लस और 0 माइनस में कैसा है। 0 माइनस में ये 0 को अप्रोच करता है, 0 प्लस में ये उसको अप्रोच करता है, फाइनाइट को, सही है। नाउ अगेन दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहां तो भाई, यहां तो देखो, सॉरी यहां पे ना मॉड x करो, क्योंकि
जीरो माइनस तो डोमेन में ही नहीं है, जीरो माइनस तो डोमेन में नहीं है, फिर तो एक ही साइड आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। सही है, तो यहां मॉड एक्स करो जरा। जैसे अब ये मॉड एक्स है, जीरो प्लस पे हो चाहे जीरो माइनस पे हो, ये जीरो प्लस है, इसने आंसर इन्फिनिटी देना है। जब x आपका जीरो प्लस को अप्रोच करता है तो ln x आपका माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। सही है, अगर ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया ln x, तो साइन के अंदर माइनस इन्फिनिटी आ गया। अब अगर साइन के अंदर माइनस इन्फिनिटी आ गया तो हमें ये पता लग गया कि ये वैल्यू, अगर ये साइन के अंदर माइनस इन्फिनिटी है तो मेरे को ये नहीं पता लग रहा कि ये वैल्यू आएगी क्या। दिस वैल्यू इज इन बिटवीन माइनस वन टू वन, दिस वैल्यू इज इन बिटवीन माइनस वन टू वन। सही है, अब डिपेंड करता है, अगर वैल्यू वन हो गई तो जेंट में वन आएगा, जेंट में आंसर में वन आएगा, क्योंकि वन प्लस वन बाई थ्री इंटू वन आएगा। अगर वैल्यू माइनस वन हो गई तो वन माइनस वन बाई थ्री होगा, तो जेंट में आंसर जीरो आएगा। जैसी वैल्यू ये लेगा उसके हिसाब से जेंट का आंसर आएगा। तो कहने का मतलब हमें पता ही नहीं लग रहा वैल्यू कहां पे है, पर ये श्योर है कि वैल्यू कोई फाइनाइट क्वांटिटीज के बीच में है। या तो मैक्सिमम वन होगा ये, या मैक्सिमम माइनस वन होगा, या जेंट की वैल्यू जीरो आएगी, या जेंट की वैल्यू 100% भी वन आएगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो गया तो ये नॉन रिमूवेबल टाइप में ही, बट कहां गया हमारा ऑसिलेटरी टाइप में, ऑसिलेटरी टाइप में। बिकॉज क्यों ऑसिलेटरी टाइप में गया, क्योंकि ये हमारी लिमिट की वैल्यू हमें पता ही नहीं लग रही भाई कि कहां जा रही है। हमें ये पता कि इस रेंज में कहीं पे है, क्योंकि इसका नहीं पता लग रहा साइन इन्फिनिटी का। सो इट गोज इन ऑसिलेटरी टाइप, ऑसिलेटरी टाइप। नेक्स्ट इज ई पार्ट, जीरो प्लस जीरो माइनस चेक करो, जीरो प्लस एंड जीरो माइनस, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। जीरो प्लस जीरो माइनस, टेंशन कोई नहीं है। जीरो प्लस पे क्या होगा, मॉड विल ओपन विद पॉजिटिव साइन एंड यू विल गेट cos 1, साइन x अपॉन x 1 हो जाएगा, साइन जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म लेगा cos 1। और जीरो माइनस में क्या होगा, cos ऑफ माइनस 1, क्योंकि अंदर माइनस साइन के साथ खुलेगा, अंदर आपका माइनस साइन के साथ खुलेगा, तो माइनस ऑफ साइन 1, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, अब देखो, अब cos 1 हो चाहे cos माइनस 1 हो, ये तो दोनों आपस में इक्वल ही है, क्योंकि cos के अंदर माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x ही होता है। सही है, यहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर गई, लिमिट एग्जिस्ट कर गई, पर वैल्यू x इक्वल टू जीरो पे प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू जीरो डिनोमिनेटर में है, ये वैल्यू x इक्वल टू जीरो पे मिसिंग है। तो जहां पे लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कर गई वो नॉन रिमूवेबल में नहीं जा सकती। सो ई टाइप की आपकी जो डिसकंटिन्यूटी है वो कहां गई, रिमूवेबल टाइप में मिसिंग पॉइंट, बिकॉज x इक्वल टू जीरो पे वैल्यू मिसिंग है। रिमूवेबल टाइप में मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। cos 1 और cos ऑफ माइनस 1 बराबर है, क्योंकि भाई cos 1 और cos ऑफ माइनस 1 आपके इक्वल है, जिसकी वजह से आंसर आया यहां पे रिमूवेबल टाइप मिसिंग पॉइंट। 5 क्वेश्चन नोट डाउन करो, 5 क्वेश्चन नोट डाउन करो। सही है, कोई दिक्कत, एफ जी एच आई के ऊपर बढ़ते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बाहर cos था, इस वजह से माइनस साइन का फर्क नहीं पड़ा, बाहर cos था। अब देखो f पार्ट में डिफरेंस दिखेगा, जीरो प्लस जीरो माइनस, जीरो प्लस में मॉड साइन एक्स विल ओपन विद पॉजिटिव साइन, जीरो माइनस में मॉड साइन एक्स विल ओपन विद नेगेटिव साइन। साइन एक्स बाय एक्स ने होना तो वन ही है, तो जीरो प्लस में आंसर क्या आएगा, साइन 1, और यहां आंसर क्या आएगा, साइन ऑफ माइनस 1। एंड साइन ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू अब माइनस साइन 1, कॉस की तरह नहीं है। तो ये क्या हो गया, आपस में अनइक्वल हो गए, ये दोनों आपस में अनइक्वल हो गए, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, हेंस इट गोज इन नॉन रिमूवेबल टाइप में फाइनाइट टाइप, नॉन रिमूवेबल में भी फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई टेंशन नहीं। सही है, क्लियर। जी पार्ट, जीरो प्लस
0 माइनस। अब चाहे 0 प्लस हो चाहे 0 माइनस हो, ये तो बन गया साइन इन्फिनिटी, ये तो बन गया साइन इन्फिनिटी या साइन माइनस इन्फिनिटी। ये पता लग गई वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, ये पता लग गई वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। अगर ये वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, समथिंग फाइनाइट वैल्यू है -1 से 1 के बीच में, मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस या 0 माइनस मल्टीप्लाइड बाय 0, सो 0 into something finite will give you 0 and 0। तो लिमिट्स आर इक्वल। हाँ, x इक्वल टू 0 पे भी यहाँ पे वैल्यू 0 नहीं होगी, मिसिंग पॉइंट बोलेंगे क्योंकि डोमेन में नहीं है, x डिनोमिनेटर में है। सही है, तो ये किस में जाएगी? रिमूवेबल टाइप मिसिंग पॉइंट, रिमूवेबल टाइप मिसिंग पॉइंट। सही है, ये देखो, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। साइन 1/x का एग्जांपल लिया था, वही सेम कहानी है। साइन π/2 x वाला एग्जांपल है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 1/x का एग्जांपल लिया था, ऑसिलेटरी टाइप में चली गई, दिस इज गोज इन ऑसिलेटरी टाइप, इसको बताने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, गोज इन ऑसिलेटरी टाइप। इसको देखो, सिंपलीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा fx को कोसेकेंट x को 1/sin x लिख लेते हैं, सो इट विल बी वही 1/sin x minus 1 upon x upon 1/sin x, it is 1 minus sin x divided by x, 1 minus sin x divided by x, 0 plus 0 minus, 0 plus and 0 minus। लिमिट की फॉर्म तो है ही नहीं, sin x को 0 डालोगे, जब x को 0 डालोगे तो ऊपर तो फाइनाइट है, 1 minus 0 will be some finite quantity upon 0 plus, it will be plus infinity। जब x को 0 नेगेटिव डालोगे, यानी 0 से कम वैल्यू नेगेटिव साइड से, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि 1 में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव ही रहेगा, वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो जाएगी। और नीचे 0 माइनस है, समथिंग पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 0 माइनस इनफिनिटी। सो एक तरफ से प्लस इन्फिनिटी, एक तरफ से माइनस इन्फिनिटी, हेंस द लिमिट इज ऑफ द फॉर्म नॉन रिमूवेबल टाइप में इनफाइनाइट फॉर्म, नॉन रिमूवेबल टाइप में इनफाइनाइट फॉर्म। क्लियर? नोट कर लो भाई ये चारों एग्जांपल्स एफ जी एच आई। तो कैसे कैसे किस किस टाइप में लिमिट्स ये जाती हैं, रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल एंड समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि कौन सी लिमिट किस टाइप में जाएगी, सिंपल सी कहानी है, और आपको चारों कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। और मोर देन 1 चॉइस में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मोर देन 1 चॉइस में भी जैसे मर्जी पूछ सकता है। इस क्वेश्चन को मैं इंटीरियर टाइप में पूछ सकता था, 9 क्वेश्चन थे, दे देता कि नॉन रिमूवेबल टाइप, फाइनाइट टाइप में बताओ कौन कौन कितनी लिमिट्स जाएंगी, वो आपका किस में बन जाता। और मैथ्स कॉलम तो बनाना बहुत ही आसान है, ABCD ऑप्शन बनाए, इधर PQRS बनाए टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज के हिसाब से, तो वो बहुत बड़ा कोई चैलेंज नहीं है। तो बेसिक इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कॉन्टिन्यूटी की। चलिए, फर्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ discontinuities in 0 to 2 for fx is equal to gent of x square, for fx is equal to gent of x square। सही है। वैसे अगर आपको fx is equal to सिंपल gent x देता तो क्या आंसर होता?
आंसर इज x इक्वल टू जेंट एक्स का अगर ग्राफ ड्रॉ करें, सिर्फ 0 से 2 के बीच में ड्रॉ करना है, सिर्फ जेंट एक्स का 0 1 और 2, बस यहां तक ही ड्रॉ करना, आगे ड्रॉ ही नहीं करना। एक तो x इक्वल टू 1 डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट हो गया, एक x इक्वल टू 2, क्योंकि 2 के ऊपर वैल्यू यहां चली गई। 0 डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट यहां पे कंसीडर नहीं करना, बिकॉज 0 के नेगेटिव साइड में नहीं देखना, 0 के प्लस साइड में और f ऑफ 0 की वैल्यू सेम है। तो 0 से 2 के बीच में कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हुए? 2 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। सही। अब ऐसे ही आप जब x आपका 0 से 2 है, जब x आपका 0 से 2 है, तो अंदर वाले x की रेंज चेक कर लो। जब x आपका 0 से 2 को बिलोंग कर रहा है, तो x स्क्वायर आपका किसको बिलोंग करेगा? 0 से लेके 4 को। यानी कितने इंटीजर fx की रेंज में आ गए? 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। ये सारे पॉइंट इस fx के लिए एक डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट बन सकते हैं। सही है। x इक्वल टू 0 यहां भी कंसीडर नहीं करना, f ऑफ 0 0 ही है, f ऑफ 0 प्लस 0 ही है। 0 से लेके 1 तक ग्राफ यही रहेगा। जैसे fx का ग्राफ अगर मैं x स्क्वायर तक का बनाऊं और 0 से 2 तक आपका ग्राफ कैसा बनेगा, लेट्स सी। देखो ग्राफ कैसा बनेगा, आपको आइडिया भी लग जाएगा कैसे पॉइंट्स देखने। x स्क्वायर तक का 0 से 1 वैल्यू ये रहेगी। अब 1 से 2 नहीं होगा। अब आप ये चेक करो कि x स्क्वायर 2 कब होगा? x स्क्वायर 2 कब होगा? x इक्वल टू रूट 2 के ऊपर। तो जब ये 1 से लेके रूट 2 तक रहेगा, ये ग्राफ यहां आएगा और इसकी वैल्यू 1 आएगी। सही। फिर रूट 2 से अगला कब बनेगा? रूट 3, क्योंकि 3 जब तक एक्स स्क्वायर 3 नहीं होता, रूट 2 से अगला रूट 3, फिर यहां चली गई वैल्यू रूट 3 तक, यहां आ गई, ये वैल्यू 2 हो गई। देख लो, रूट 3 सब्स्टिट्यूट करो तब जाके 3 रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा। रूट 3 के ऊपर वैल्यू 3 आएगी, उससे पहले तो वैल्यू 2 ही रहेगी। फिर रूट 3 के बाद 3 आ गया, रूट 3 के बाद क्या होगा आपका? अब 2 आएगा। अंदर वाला पार्ट देखोगे कब इंटीजर बन रहा है, अब 2 आएगा। अब 2 के ऊपर जाके वैल्यू ये रूट 3 के ऊपर वैल्यू 2 ले लेगा। गलत तो नहीं बना दिया, ये 1 हो गया, रूट 2 से रूट 3 तक ये वैल्यू 2 हो गई। रूट 3 के ऊपर वैल्यू जाके 3 और 3 से लेके वैल्यू यहां तक ओपन, और 2 के ऊपर एग्जैक्टली वैल्यू 4। x इक्वल टू 2 के ऊपर एग्जैक्टली वैल्यू 4। ये ग्राफ बनेगा आपका जेंट एक्स स्क्वायर का। तो जेंट एक्स स्क्वायर के ग्राफ में चेंज देखो कैसा है। सही। डिसकंटिन्यूटीज के पॉइंट 0 नहीं है, 1, रूट 2, रूट 3 एंड 2। सही। बस आप इसकी रेंज चेक कर लिया करो, इसकी रेंज चेक कर लो। एक्स स्क्वायर 0 से 4 आया, जब जब ये इंटीजर हो रहा है तब तब डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है। 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, 4 इंटीजर है। इसके ऊपर आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 0 प्लस और 0 माइनस में तो देखना नहीं, एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर चेक करना पड़ेगा। बीच में जहां भी इंटीजर होगा 100% डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट आएगा ही आएगा। 2 के ऊपर डिसकंटिन्यूटी क्यों ले रहा है? क्योंकि एग्जैक्टली 2 के ऊपर आंसर 4 आ रहा है। जब वैल्यू 2 से थोड़ी कम होगी तो आंसर 3.999 समथिंग आएगा, जेंट 3 आएगा, तो डिसकंटिन्यूटी ले लेगा, क्योंकि ये वैल्यू वायलेट हो रही है। x अप्रोचेस टू 2 माइनस fx नॉट इक्वल टू f ऑफ 2 आ रहा है, ये कंडीशन वायलेट हो रही है। तो कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज आए? ये आए आपके पास। सही है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ करता हूं। पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन 0 to 10, in 0 to 10 for fx is equal to gent 5x plus fractional part of 3x। gent 5x plus fractional part of 3x। पहले अलग अलग डील करेंगे, gent 5x को अलग डील करेंगे, 3x को अलग डील करेंगे। दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है, दो फंक्शंस एडिशन में है। पहले जेंट 5x को डील करते हैं, फिर जेंट 3x को डील करेंगे। सही है।
जेंट 5x, देखो जब x आपका बिलोंग कर रहा है 0 से 10 को, 5x बिलोंग करेगा 0 से 50 को, 0 से 50 को। जब जब 5x इंटीजर बनेगा, जब जब 5x इंटीजर बनेगा, ये गलती नहीं करनी, कभी भी गलती करते हैं हम x को 1 2 3 लेके चलते हैं, नहीं, जब जब 5x इंटीजर बनेगा तब तब 5x के लिए डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स आएंगे ही आएंगे, सही। तो 5x के लिए, इसके लिए अगर मैं जेंट 5x के लिए डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स लिखूं तो डाउटफुल पॉइंट्स कौन कौन से आएंगे? 5x जब 0 होगा x इक्वल टू 0, 5x जब 1 होगा x इक्वल टू 1/5, 5x जब 1 होगा, x जब 1/5 होगा तो ये इंटीजर 1 बन जाएगा। 1/5 के पॉजिटिव साइड में ये 1 से थोड़ा बड़ा होगा इसलिए आंसर 1, 1/5 के नेगेटिव साइड में ये 1 से थोड़ा कम होगा इसलिए आंसर 0। तो 1/5, ऐसे 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 अप टू, देखो 50 कब होगा? जब ये जाएगा 50/5 तक। 5x will be equal to 0, 5x will be equal to 1, 5x will be equal to 2, 5x will be equal to 3, 5x will be equal to 4, 5x will be equal to 5, उसके corresponding x लिख रहा हूं। लास्ट में क्या आ जाएगा? 50/50, सॉरी 50/5, सही। अब x इक्वल टू 0 हटा दो, यहां से x इक्वल टू 0 हटा दो, क्योंकि 0 से नेगेटिव साइड में तो देखना नहीं, 0 प्लस पे भी आंसर 0 ही है और 0 पे भी आंसर 0 ही है, इसलिए ये पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का यहां पे नहीं होगा। 50/5 देखो, जब x मेरा 50/5 होगा एग्जैक्टली, तो 50/5 का मतलब 10 है, तो जब x 10 होगा तो आंसर क्या आएगा? 50। बट x जब 10 से थोड़ा कम होगा तो ये आंसर 49.999999 समथिंग हो, जेंट क्या देगा? 49। 50/5 डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट आएगा। तो सिर्फ अगर इस फंक्शन की बात करें जेंट 5x की, अगर जेंट 5x की बात करते हैं तो कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज आए? 1 से लेके 50 तक। वी हैव 50 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन फॉर द फंक्शन जेंट 5x, सही। 50 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज फॉर द फंक्शन जेंट 5x। बीच में x इक्वल टू 1 भी आ गया, ये 5/5 1 नहीं लिखा हुआ, x इक्वल टू 2 भी आ गया जहां पे 10/5 लिखा होगा, 15/5 x इक्वल टू 3 के कोरस्पॉन्डिंग आ गया और ये 10 के कोरस्पॉन्डिंग आ गया। 50 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज फॉर जेंट 5x। इस फंक्शन को अलग से डील करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x को, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x को वी विल डील सेपरेटली, वी विल डील सेपरेटली। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x कितने पॉइंट्स के ऊपर डिसकंटिन्यूअस होगा? अब जब आपका x 0 से 10 के बीच में है, 5x तो बिलोंग कर गया 0 से 50 को, तो अब यहां पे देखो 5x तो बिलोंग कर गया अभी 0 से 50 को, x यहां पे है तो 3x बिलोंग करेगा 0 से 30 को, सही है। Now fractional part of x is also discontinuous for every value of the function where it is an integer, where it is an integer, सही। जीरो यहां भी कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू है, यहां पे बात करें अगर हमने 0 प्लस में देखना है तो f ऑफ 0 की वैल्यू भी 0 है और 0 प्लस की लिमिट भी 0 ही है, 0 नहीं कंसीडर करेंगे। अगर वैसे देखा जाए तो 0 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है, पर 0 का नेगेटिव साइड में हमने नहीं देखना, तो जो कॉन्टिन्यूटी इन इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से बनता है भाई, 0 का सिर्फ पॉजिटिव साइड देखना है, तो 0 तो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी हो जाएगा। तो इसके डिसकंटिन्यूटीज के पॉइंट देखो, x इक्वल टू, इसके डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट देखना, x इज इक्वल टू व्हेन 3x इज इक्वल टू 0 तो नहीं होगा, 3x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/3, 3x इक्वल टू 2, 2/3, 3/3, 4/3 अप टू 30/3, सही, क्लियर। तो अगर इंडिविजुअली इस फंक्शन की बात की जाए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x की, तो इसके कितने पॉइंट आए? 30 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अच्छा क्वेश्चन है,
सारा कुछ एक गेम में क्लियर हो जाएगा। इसके आए 50 पॉइंट, इसके आए 30 पॉइंट्स। इंडिविजुअल फंक्शन की बात कर रही है। अब इंडिविजुअल फंक्शन का तो ये वैल्यूज आ गई, क्या कंबीनेशन के फिर 80 आंसर आएगा? नहीं। पहली बात तो कुछ x की वैल्यूज रिपीटेड है, पहली बात तो कुछ x की वैल्यूज रिपीटेड है, सही है। अब देखो x इक्वल टू 1/5 अगर देखा जाए, x इक्वल टू 1/5 पे ये डिसकंटिन्यूअस है, बट x इक्वल टू 1/5 पे ये कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि x इक्वल टू 1/5 यहां नहीं है, x इक्वल टू 1/5 यहां नहीं है। तो जिस पॉइंट के ऊपर ये डिसकंटिन्यूअस है और ये कॉन्टिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन प्लस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज द ऑलवेज ए डिसकंटिन्यूअस अकॉर्डिंग टू द पॉइंट नंबर 4। तो x इक्वल टू 1/5 तो 100% fx का डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट आना ही आना, कोई टेंशन नहीं है, सही है। क्लियर? क्लियर? यहां देखो 1/3, 2/3, 1/3 के लिए ये डिसकंटिन्यूटी है, ये डिसकंटिन्यूटी है नहीं। 1/3 के लिए ये डिसकंटिन्यूटी है, ये डिसकंटिन्यूटी नहीं है, सही है। तो 1/3 के लिए भी हम कहेंगे ये कॉन्टिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन किस पॉइंट्स के ऊपर है? कॉन्टिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस तो डिसकंटिन्यूअस है ऑलवेज, पर डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस आपका डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है और कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। क्लियर? तो टेंशन किस पॉइंट्स के ऊपर है? टेंशन है जब आपने यहां पे x इक्वल टू 5/5 लिखा है और x इक्वल टू 3/3 लिखा है, बात तो एक ही है। x की वैल्यू को क्या लिखा आपने? 1। x इक्वल टू 1 के ऊपर ये भी डिसकंटिन्यूअस है, ये भी डिसकंटिन्यूअस है, सो वी हैव टू चेक इट हियर। जब दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए, यू हैव टू मेक श्योर कि आपको चेक करना पड़ेगा कि उस फंक्शन के लिए लिमिट्स की वैल्यूज और फंक्शनल वैल्यूज दोनों देखनी पड़ेंगी कि कॉन्टिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है, सही है अभी? क्लियर? क्लियर है कि नहीं? हाँ जी, एनी? तो यहां पे देखो डिपेंड करता है, x इक्वल टू 1 पे चेक करना पड़ेगा, 2 पे चेक करना पड़ेगा, 3 पे, 4 पे, अप टू 10 पे, यानी सारे इंटीजर्स यहां भी प्रेजेंट है, सारे इंटीजर्स यहां भी प्रेजेंट है, सो वी हैव टू चेक, वी हैव टू चेक, कोई दिक्कत नहीं है। सारे इंटीजर्स यहां भी प्रेजेंट है, सारे इंटीजर्स यहां भी प्रेजेंट है, जैसे x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। सो सब्स्टिट्यूट, सबसे पहले तो लिमिट देखते हैं, x अप्रोचेस टू 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर fx 5x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, सही है। 1 प्लस, तो ये वैल्यू 5 प्लस हुई, अगर ये 5 प्लस है तो इसका जेंट 5, सही है। तो अब ये अगर 1 प्लस है तो ये वैल्यू 3 इंटू 1 प्लस 3 के पॉजिटिव साइड में और 3 के पॉजिटिव साइड में फ्रैक्शनल पार्ट 0, आंसर क्या आया? 5। Second thing, we will check limit x approaches to 1 minus greatest integer 5x plus fractional part of 3x plus fractional part of 3x, सही है। अब 1 माइनस है तो 1 का थोड़ा नेगेटिव साइड है, यानी ये वैल्यू 5 से थोड़ी कम होगी। 5 इंटू 1.99999, इट इज 4.99999, इसका जेंट कितना हो गया? 4 प्लस 1 माइनस है तो इसलिए ये 3 से वैल्यू थोड़ी कम होगी, यानी 2.99999 और 2.99999 का फ्रैक्शनल पार्ट अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1, आंसर कितना आया? 5। लिमिट 1 प्लस में भी 5 आ रही है, लिमिट 1 माइनस में भी 5 आ रही है, और f ऑफ 1 भी चेक कर लो, f ऑफ 1 भी चेक कर लो। f ऑफ 1 कितना हो गया? 5 इंटू 1 5 एग्जैक्टली, एंड 3 इंटू 1 इज एग्जैक्टली 3, और एग्जैक्टली 3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, ये भी क्या आ रहा है? 5 आ रहा। लिमिट की वैल्यू भी दोनों तरफ से 5 है, फंक्शनल वैल्यू भी इक्वल टू 5 है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूटी की कहानी यहां पे सेटिस्फाइड है। अगर कॉन्टिन्यूटी की कहानी यहां सेटिस्फाइड है
तो हम कहेंगे x इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। यानी ये फंक्शन जो अकेला डिसकंटिन्यूस था 1 पे, ये अकेला डिसकंटिन्यूस था 1 पे, discontinuous plus discontinuous can be a continuous function. So x equal to 1 is the point of continuity for this function. सही है। Similarly check for 2, 3, 4, 5 up to 9 आपके point of discontinuous कोई दिक्कत नहीं आएगी, they are always continuous। मैं 10 पे जरूर चेक करूंगा क्योंकि 10 के ऊपर f of 10 कितना है, f of 10 is 50, ये तो जीरो ही हो जाएगा। और मेरे को एक ही लिमिट चेक करनी है 10 माइनस, क्योंकि 10 प्लस नहीं देखना, 10 माइनस देखो, 10 माइनस विल बी, ये हो जाएगा भी 49 और 10 माइनस साइड में ये फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 1, आंसर कितना 50। 10 माइनस ये भी डिसकंटिन्यूस, सॉरी ये भी कंटिन्यूस हो गया। फ्रैक्शनल पार्ट की वो नहीं होनी चाहिए, ये भी टेंशन, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ये 1 है, इसका ग्राफ ये बनता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट का 1 के पॉजिटिव साइड में, फ्रैक्शनल पार्ट की लिमिट 1 के पॉजिटिव साइड में आंसर 0 आता है, और फ्रैक्शनल पार्ट की लिमिट 1 के नेगेटिव साइड में आंसर 1 आता है। यहां पे क्या सही है, ऊपर चला जाता है। तो आपको बेसिकली अगर मैं कहूं ये x जब मेरे इंटीजर हो गए, जब x मेरा 1 से 10 की तरफ मूव कर रहा है, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। तो ओवरऑल वैल्यूज की अगर बात करें, यहां से 50 वैल्यूज टोटल सी, 50 से 10 हटानी पड़ेगी, यानी 40 वैल्यूज तो यहां मिली, जिसके लिए ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, और 20 वैल्यूज यहां मिली, क्योंकि 30 में से 10 तो इंटीजर ही थे, वो निकालने हैं, 20 यहां मिली, टोटल ऐड कर दो, आंसर कितना हो गया, टोटल 60 पॉइंट्स, टोटल इज 60 पॉइंट्स ऑफ discontinuities in 0 to 10 for this function, 60 points of discontinuities। क्लियर, हटाने पड़ेंगे, 10 यहां से वही हटाने हैं, 10 यहां से हटाने हैं। अब ये जो 60 पॉइंट है ये अलग अलग है, जैसे 1/5 यहां पे है, यहां नहीं है, 1/3 यहां पे है, यहां नहीं है, ये आपके सारे डिफरेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लियर भाई, नो वरीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, फाइंड दी देखो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज पूछ रहा हूं, तो उसमें मैं सारे आपको बता ही रहा हूं कि कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर है। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ fx is equal to greatest integer sin x plus cos x in 0 to 2 pi, in 0 close to 2 pi close, 0 close to 2 pi close। देखो sin x प्लस cos x आपको पता है कि ये -√2 से √2 के बीच में वेरी करता है, तो इंटीजर ये भी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, फिर आगे जाके √2 -√2 के आगे नहीं जाएगा। कब ये वैल्यूज होगी कब नहीं होगा ये देखते हैं, क्या करना है इसके लिए। आप क्या करो, देखो मैं क्या करता हूं, टू मेक दिस प्रॉब्लम इजी, fx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। आप इस फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, √2 टाइम्स x प्लस पाई बाय 4। सही, क्लियर। अब या तो भाई √2 साइन x प्लस पाई बाय 4 का ग्राफ ड्रॉ कर लो, आपको जो इजी लगे वो कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। या फिर टू मेक दिस प्रॉब्लम इजी, मैं क्या करता हूं, x प्लस पाई बाय 4 को t सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं, ft क्या हो गया, √2 साइन t। अब x के इंटरवल के हिसाब से t का इंटरवल बदल लेता हूं, t बिलोंग्स टू क्या, जब x 0 है t पाई बाय 4, और जब आपका x
2 पाई आएगा तो यहां के आंसर आएगा 2 पाई प्लस पाई बाय 4। सही। अब मैं इस फंक्शन के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताऊंगा इस इंटरवल के बीच में, क्योंकि मैंने इसकी हेल्प ले ली। जितने इसके होंगे उतने ही उसके होंगे। जैसे मान लो t इज इक्वल टू समथिंग इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, उसके कोरस्पॉन्डिंग आप x कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी से मतलब है। देखो पाई बाय 4 यहां पे पाई बाय 4 ग्राफ ड्रॉ करना है। व्हाट वी हैव टू डू टू ड्रॉ दिस ग्राफ पाई बाय 4 से लेके 9 पाई बाय 4 तक ग्राफ ड्रॉ करना है। पाई बाय 4 से वी हैव टू मेक अ ग्राफ टिल 9 पाई बाय 4। सही। पाई बाय 4 के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी है t की 1/√2, तो आंसर 1 आएगा। अब sin x पाई बाय 4 से जब ये पाई बाय 2 की तरफ बढ़ेगा, पहले मैं सिर्फ इतने पार्ट का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ग्राफ √2 sin t। उसके बाद उसको देख के उसका जेंट ड्रॉ कर दूंगा, उसको देख के उसका जेंट ड्रॉ कर दूंगा। पहले √2 जेंट का ध्यान नहीं रखना। तो 1 से लेके पाई बाय 2 के ऊपर वैल्यू यहां आ जाएगी, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू पाई बाय 2 के ऊपर √2 ले लेगा। सही। 9 पाई बाय 4 के ऊपर ग्राफ कहां आएगा, देखो 9 पाई बाय 4 के ऊपर ग्राफ 2 पाई प्लस समथिंग है, ग्राफ 2 पाई प्लस समथिंग है, दोबारा घूम के फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, दोबारा घूम के फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो ग्राफ आपका ऐसे पूरा चक्कर मारेगा और दोबारा घूम के चक्कर मार के, अब ये पॉइंट कितने होंगे ये मैं आपको बता दूंगा सारे। ये पॉइंट कितने होंगे ये मैं आपके लिए लिख दूंगा, कोई टेंशन नहीं है मेरे को। यहां 1 आ जाएगा क्योंकि यहां भी वैल्यू 1/√2 ही मिलेगी। सही है। जैसे इसने वैल्यू पाई बाय 4 यहां पे ली है, ये वैल्यू 1 x के किसी पॉइंट के तक लेगा ही लेगा यहां पे, फिर ये वैल्यू 0 भी ये कहीं पे लेगा। 0 के लिए क्या आएगा आपको पता ही है, साइन, ये 0 कब आना है, साइन t, पाई के ऊपर 0 आना, पाई के ऊपर 0 आना। ये वैल्यू क्या आएगी 2 पाई, फिर यहां पे वैल्यू 1 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सही है। सबसे नीचे वैल्यू आएगी -√2। -√2 कब आनी थी, -√2 कब आनी है वैल्यू, जब ये -1 होगा, sin t -1 होगा। और sin t -1 आपको पता कब होगा, 3 पाई बाय 2 के ऊपर। तो ये वैल्यू क्या आ गई बीच में, 3 पाई बाय 2। बीच में कहीं ये -1 भी लेंगे, दो जगह पे, यहां पे -1 आ गया, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग भी x आएगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग यहां भी x आएगा, कोई टेंशन नहीं। सही। क्लियर है। ये -1 कब लेगा, जब sin t की वैल्यू क्या होगी, ये पॉइंट क्या आएगा जब sin t की वैल्यू क्या होगी, 1/√2 -1/√2, और -1/√2 कितना, पाई प्लस पाई बाय 4, सो इट विल बी 5 पाई बाय 4। सही है। पाई प्लस पाई बाय 4 एंड दिस पॉइंट विल बी, ये तो आपका 2 पाई हो गया, ये पॉइंट तो 2 पाई हो गया, एंड दिस पॉइंट विल बी 2 पाई माइनस पाई बाय 4, 2 पाई माइनस पाई बाय 4 यानी 7 पाई बाय 4। थोड़ी सी जगह कम थी इसलिए ग्राफ कुछ टक्कर मारनी पड़ी। थोड़ा सा साफ भी आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं, आपको इजी समझ में आ जाएगा। थोड़ी जगह ज्यादा लेके साइन का ग्राफ ये साफ ड्रॉ कर देता हूं, कोई टेंशन नहीं है, आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। ग्राफ है किसका, √2 sin t का, और t बिलोंग कर रहा है पाई बाय 4 से 2 पाई प्लस पाई बाय 4, 9 पाई बाय 4। थोड़ा सा इजी आपको समझ में आ जाए, मेरा मोटिव है थोड़ा इजी समझ में आ जाए, और कोई मेरे को टेंशन नहीं। ये पाई बाय 4 हो गया, ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू √2 हो गई, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये पाई बाय 2 हो गया,
ये वैल्यू आपकी पाई हो गई, यहां पे वैल्यू आपकी 3 पाई/4 हो गई, सही है। यहां भी वैल्यू 1 आ गई। फिर बिल्कुल बाद में वैल्यू आपकी आ गई -√2, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आ गई 3 पाई/2। बीच में कहीं -1 लेगा ये वैल्यू, यहां पे और यहां पे, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये आ गया 5 पाई/4 और ये आ गया आपका 7 पाई/4, सही। ये ग्राफ बन गया आपका √2 sin t का फॉर t बिलोंग्स टू π/4 टू 9 π/4। क्लियर। नाउ लेट्स सी द ग्राफ ऑफ जेंट ऑफ √2 sin t। क्या चेंजेस करनी पड़ेगी, इसी ग्राफ के ऊपर चेंजेस कर देंगे। करो चेंजेस, करो 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 चेंजेस। देखो π/4 के ऊपर वैल्यू 1 है, 1 रहेगी, कोई टेंशन नहीं है। 1 से √2 तक ये वैल्यू 1 नहीं रहनी है जेंट की। कब तक 1 रहेगी, जब तक वैल्यू यहां पे नहीं आ जाती। यहां पे वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है, सही है। अब जब y मेरा 1 से यहां तक आ रहा है, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, सही है। अब जब y मेरा पाई से लेके 5 पाई/4 तक है, ये वैल्यू 0 से लेके -1, तो ये वैल्यू आपकी -1, ये वैल्यू आपकी -1। फिर जब ये 5 पाई/4 से 5 पाई/4 से आपका यहां तक आ रहा है 7 पाई/4 तक, ये वैल्यू आपकी -2, ये वैल्यू आपकी -2। -1 से -1/√2, सॉरी यहां पे नहीं बनाएंगे क्योंकि ये तो 1/√2 की लाइन है, ये तो √2 की लाइन है, -√2 की लाइन है ये तो यहां नहीं ड्रॉ करेंगे। वी विल नॉट ड्रॉ हियर, वी विल ड्रॉ डाउनवर्ड्स। थोड़ी सी जगह कम है बस, इसलिए थोड़ा डाउनवर्ड ही जाऊंगा। वी विल ड्रॉ डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। होपफुली आपको वीडियो में दिख रही होगी भाई। वी विल ड्रॉ डाउनवर्ड। ये जो बिल्कुल नीचे लाइन बनाई है मैंने, ये बनी है आपकी -2 की। दिस लाइन इज ऑफ -2, सही है, यहां तक। फिर यहां से लेके यहां तक वैल्यू फिर -1, फिर यहां से लेके 9 पाई/4 तक वैल्यू फिर 0 और एग्जैक्टली 9 पाई/4 के ऊपर वैल्यू यहां। This blue graph I have drawn based upon the values of ranges the gent of this √2 sin x। तो कौन कौन से पॉइंट हुए t के हिसाब से? एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सेकेंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, थर्ड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। 3 π/2 इज नॉट ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये सही है। फोर्थ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड सिक्स्थ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। So we have 6 point of discontinuities for gent of sin x plus cos x in 0 to pi। जैसे देखो यहां पे अपन ने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, x plus π/4 इक्वल टू t। यहां से t इक्वल टू π/4 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, t के लिए π/4 है तो t, सॉरी 3 π/4। तो जब t को 3 π/4 सब्स्टिट्यूट करोगे आप चेक कर सकते हो x क्या आएगा, x will be π/2। तो π/2 इज द डिसकंटिन्यूटी फॉर अवर ओरिजिनल फंक्शन। पॉइंट्स में चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि जैसे यहां पे 9 π/4 आया, ओरिजिनल तो 0 से 2 पाई तक देखना था। 9 π/4 के कोरस्पॉन्डिंग ओरिजिनल में 2 पाई आंसर आएगा। इसको सब्स्टिट्यूट करो 9 π/4, x विल बी 2 पाई। पॉइंट्स में चेंजेस नहीं आएंगी, x की वैल्यूज बदल जाएगी, वो आप देख सकते हो इस तरीके से। सही है भाई, क्लियर हुई ये कहानी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर जेंट ऑफ sin x प्लस cos x की डिसकंटिन्यूटी के बारे में। सही, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखो, गिवन ए फंक्शन f(x) is equal to signum of x minus 2 multiplied by greatest integer log x base e for x belongs to 1 to 3 for
x belongs to 1 to 3 and fractional part of x square for x belongs to 3 to 7 by 2, 3 to 7 by 2, सही है। find the points of discontinuities of above function, find the points of discontinuities of above function। करो भी सॉल्यूशन अपने आप, यानी 1 से लेके 3.5 तक आपसे पूछ रहा हूं कि इस फंक्शन के डिसकंटिन्यूटी के कितने पॉइंट्स हो। 1 से लेके यहां पे मैं आपसे 7/2 तक आपसे पूछ रहा हूं कि इस पॉइंट के डिसकंटिन्यूटी की क्या कहानी रहेगी। सही है, देखो करो करो करो, लेट्स सी। देखो देखो भाई, सबसे पहले हम चेक करेंगे x इक्वल टू 3। पहले इसका फंक्शन का देखिए, इस फंक्शन को देखिए। देखो कायदे से x इक्वल टू 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आना चाहिए था, क्योंकि एग्जैक्टली 2 के ऊपर सिग्नम 0 हो जाएगा, वो 0 देगा, और 2 प्लस में आंसर ये पॉजिटिव होगा तो सिग्नम ने आंसर 1 दे देना है। बट अगर ये वैल्यू उन वैल्यूज के लिए ये जेंट अगर 0 हो गया तो ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं रहेगा। इसके लिए x इक्वल टू 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, इसके लिए देखना पड़ेगा इसके लिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं। इसके लिए अगर कंटिन्यूटी हुई तो मैंने कहा था कंटिन्यूटी इनटू डिसकंटिन्यूटी तो चेक करना पड़ेगा ही पड़ेगा। सही है। log e टू द पावर x का बिहेवियर देखते हैं। log e टू द पावर x का बिहेवियर इन बिटवीन 1 to 3, 1 के ऊपर 0 लेता है और ग्राफ ऐसे बढ़ता है। ये मैंने ग्राफ बनाया log e टू द पावर x का, ये 3, यहां पे आंसर आता है log 3, यहां पे आंसर आता है log 3। बीच में कहीं वैल्यू e आती है, बीच में कहीं वैल्यू e आती है, e के ऊपर आंसर आएगा 1, e के ऊपर आंसर आएगा 1। सही है। और फिर e स्क्वायर तक आंसर 2 रहेगा जब तक ये e स्क्वायर नहीं होता। तो e से लेके e स्क्वायर तक आंसर बेसिकली 1 से 2 तक वेरी करेगा। ये वैल्यू 1 से छोटी है, बस हमने तो बिहेवियर इतना ही देखना। यानी जब ये वैल्यू 1 से e के बीच में होगी, जब ये वैल्यू 1 से e के बीच में होगी, when x belongs to 1 to e, greatest integer log x equal to 0, and when x belongs to e to 3, greatest integer log x will be equal to 1। सही है। यानी e के ऊपर एक और डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट आ सकता है, e के ऊपर एक और डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट आ सकता है, क्योंकि यहां पे e के ऊपर। तो मैं क्या करता हूं, फंक्शन को फर्दर ब्रेक करता हूं। आई विल ब्रेक द फंक्शन इन फर्दर, मैं जेंट को तोड़ता हूं। यानी मेरा आंसर आएगा सिग्नम ऑफ x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 व्हेन, जब x मेरा बिलोंग करूंगा 1 to e को। सही है, ये बिलोंग करेगा 1 से लेके e तक। सही है ना भाई, क्लियर है सबको? ठीक है। और मेरा आंसर आएगा सिग्नम ऑफ x माइनस 2 जब इनटू 1, जब मेरा x बिलोंग करेगा 1 से e से लेके 3 तक। अभी उसकी कहानी बाद में देखते हैं, उसके बाद तो अभी कोई चक्कर ही नहीं। x बिलोंग्स टू 3 to 7। सही। और 1 से लेके e तक सिग्नम का कोई टेंशन ही नहीं। जब मल्टीप्लाई 0 से हो रहा है तो आंसर क्या होगा इसका? 0। e कितना है? 2.718 इंटू 3,
2.718 माइनस 2 ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, तो ये आंसर ऑलवेज पॉजिटिव 3 तक, तो सिग्नम x भी 1, ये भी 1 हो गया, 1 into 1 क्या हो गया 1 हो गया। सही, मैंने फर्दर ब्रेक कर दिया। अब देखो x इक्वल टू 2 इसके लिए कॉन्टिन्यूटी का पॉइंट है, इसके लिए डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट था। बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये पॉइंट क्या बना, चेक करना पड़ा, और x इक्वल टू 2 के पॉजिटिव नेगेटिव और 2 के ऊपर वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, क्योंकि 2 इस रेंज में आ गया। तो 2 के ऊपर ओवरऑल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में कॉन्टिन्यूस इनटू डिसकॉन्टिन्यूस क्या हो गया यहाँ पे कॉन्टिन्यूस। चेक करना पड़ेगा भी कॉन्टिन्यूस है या फिर डिसकॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस हो गया। सही, कांस्टेंट फंक्शन है अपनी रेंज में कांस्टेंट कंटीन्यूअस रहेगा, 1 है कांस्टेंट फंक्शन है अपनी रेंज में कंटीन्यूअस रहेगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। 3 यहाँ पे ओपन है, सॉरी यहाँ पे 3 ओपन है। सही है, तो अब ब्रेक कहां पे, ई तो आना ही आना था, क्योंकि जेंट जब इंटीजर होना है तो वो तो हमारे पास डिसकंटिन्यूटीज का पॉइंट बनना ही है। ये इंटीजर कब होगा, जब log x मेरा कोई इंटीजर होगा और इंटीजर x की वैल्यू के ऊपर हो रहा है। तो e के नेगेटिव साइड में आंसर आ रहा है 0, e के पॉजिटिव साइड में आंसर आ रहा है 1। तो एक तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहां श्योर हुई x इक्वल टू e। सही है, अब फंक्शन e से 3 तक कंटिन्यूअस है, 3 पे चेक करना पड़ेगा क्योंकि 3 पे ब्रेक हो रहा है। f ऑफ 3 की वैल्यू और लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव के लिए आंसर 1 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं। 3 पॉजिटिव के लिए यहां से लेना पड़ेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर। 3 पॉजिटिव का मतलब थोड़ा सा 9 के प्लस साइड में, और 9 के प्लस साइड में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विल बी 0, यानी वैल्यू 3 के पॉजिटिव साइड में 3 की नेगेटिव साइड में वैल्यू मैच नहीं हुई, इस वजह से 3 भी क्या आ गया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, e भी आ गया 3 भी आ गया। सही है, अब बची कहानी भाई इस log x को तो करो डिलीट यहां से, कि इसके फर्दर 3 से 7/2 तक, इसके फर्दर 3 से 7/2 तक क्या क्या इंटरवल्स हो सकते हैं। भाई एक्स स्क्वायर है ना, 3 से लेके 7/2 तक ये एक्स स्क्वायर, एक्स की रेंज ये है, तो एक्स स्क्वायर बिलोंग किसको करेगा 9 से लेके 7/2 कितना हो गया 49/4। सही, कितने इंटीजर आगे देखो 9 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 के करस्पॉन्डिंग तो x3 आ रहा है, 3 तो पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का हो ही गया। अब जब एक्स स्क्वायर आपका 10 होगा, एक्स स्क्वायर जब 10 होगा तो रेंज में ही है, रेंज में ही है, यानी x विल बी इक्वल टू माइनस नहीं लेना +√10, +√10, तो +√10 भी एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गया। ऐसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 11 भी रेंज में है तो √11 आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 भी रेंज में है तो √12 आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 रेंज से बाहर हो गया, क्योंकि ये वैल्यू 12 पॉइंट समथिंग है, 48/4 12 होता है, 13 के लिए 52 तक जाना पड़ता, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 रेंज से बाहर हो गया, तो x इक्वल टू √3 हमारी रेंज से बाहर, यानी e3 √10 √11 एंड √12 दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज फॉर दिस फंक्शन। सही है, आंसर क्लियर बना, चेक करना पड़ेगा, चेक कैसे करेंगे भाई, प्रैक्टिस से पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं। तो x इक्वल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्लियर है। एक और तरीके का क्वेश्चन आपको कराता हूं, जैसे देखो मान लो fx को ये डिफाइन कर दिया 0 फॉर x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर q एंड 1 फॉर x डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, फॉर x डज नॉट बिलोंग्स टू q, थोड़ा सा मतलब उसमें लिख लो कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर से लिख लो स्मॉल से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, दिस टाइप ऑफ फंक्शंस देखो भाई, अब भाई एंटायर नंबर लाइन के ऊपर किस तरीके के फंक्शन,
मतलब या तो रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है, या तो रैशनल है या तो इररेशनल है, सही है। अब क्या आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो? 1 के ऊपर 0 आया, फिर 1 के राइट हैंड साइड में इररेशनल, 1 के इस साइड में इररेशनल, 1 के, फिर वो इस रैशनल के राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में कैसे देखेंगे? These type of functions, they are defined everywhere, they are defined everywhere, but graph is not possible to draw, and discontinuous everywhere, and discontinuous, बेसिकली इसकी हम डिसकंटिन्यूटी की बात नहीं करेंगे, हमें पता ही नहीं भाई कहां पे क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, बट ग्राफ डिफाइन हर जगह पे है, सही है। इसी तरीके का फंक्शंस मतलब एग्जिस्ट एवरीवेयर। अगर मैं आपसे ये पूछूं fx इज इक्वल टू, मान लो कि मैं इसको दे दूं 1 माइनस एक्स और x बिलोंग्स टू रैशनल, सही है, एंड इट इज x माइनस 1 for x does not belongs to rational, सही है। तो अब मैं आपसे इसका बिहेवियर पूछूं, फिर पंगा वही है, डिफाइंड एवरीवेयर बट ग्राफ इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ, बट वी विल से जहां पे ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगी, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, यानी 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1/2, सही है। x इक्वल टू हाफ पे ये भी वैल्यू हाफ है, सॉरी क्या हो गया, सॉरी x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे ये भी वैल्यू 0 है, x इक्वल टू 1 पे ये भी वैल्यू 0, सही। सो वी विल से fx above is defined everywhere and fx is continuous at x equal to 1, continuous at x equal to 1, कोई टेंशन नहीं, सही। बस ये दोनों आपने पार्ट बराबर कर देने। अगर यहाँ पे इररेशनल गिवन है, यहाँ पे रैशनल गिवन है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर कोई डिफाइंड है तो दोनों को बराबर कर देना और बोल देना कि ये x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि 1 रैशनल, 1 पे जाओगे तो आंसर 0 मिलेगा, उसके राइट साइड में या लेफ्ट साइड में इररेशनल भी पुट करना हुआ तो पुट तो 1 नहीं करेंगे तब भी आंसर 0 मिलेगा, सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ इस वैल्यू के लिए ये कॉन्टिन्यूस है, बाकी जगह पे हम बात नहीं करेंगे। हाँ जी, क्लियर। इस टाइप के फंक्शंस जैसे कभी कभी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लियर भाई? क्लियर है। तो कॉन्टिन्यूटी में बेसिकली लगभग सारी थ्योरी हमारी कवर हो ही गई। कोई मतलब ऐसा पॉइंट है जो कि रह गया हो? आई डोंट गेस कि कोई आपका पॉइंट बचा हो कॉन्टिन्यूटी के केस में। एक है छोटी सी, वो कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएशन में बता दूंगा कि बाउंडेड फंक्शन है, कोई टेंशन नहीं, बाउंडेड वाली वो कहानी है, वो कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएशन में थोड़ी सी बता दूंगा। तो यू फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स ऑन द कॉन्टिन्यूटी। आप कॉन्टिन्यूटी के प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस कीजिए। कॉन्टिन्यूटी का जो एक आधा क्वेश्चन जैसे बचा है तो वो बेसिकली डिफरेंशिएशन के साथ लिंक्ड है। पहले हम डिफरेंशिएशन वाला पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम भाई फिर मतलब जैसे क्वेश्चन बनता है तो 4 ऑप्शन बनते हैं कि बताओ इसके लिए कॉन्टिन्यूअस है, इसके लिए डिफरेंशिएबल है, इस तरह के ऑप्शंस बनते हैं, तो वो वहां पे चलेगा। तो बेसिक कॉन्टिन्यूटी इज ओवर। आज के लेक्चर में काफी क्वेश्चंस ठीक थे, काफी क्वेश्चन अच्छे थे, उसके बेसिस के ऊपर आप ऑगमा से कॉन्टिन्यूटी की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए भाई, आज का लेक्चर बस यहीं तक। थैंक यू एवरीवन।